एक तरीका होता है, एक कहते हैं एसओपी होता है काम करने का, लेकिन यहां तो कोई एसओपी है ही नहीं। चलो ये बंद कर दो, चलो वो बंद कर दो, स्पीड स्लो कर दो, और फिर मिनिस्टर साहिबा फरमाती हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर स्लो है। इंटरनेट सही चल रहा है पाकिस्तान में, और फिर वो एक कैबिनेट डिवीजन के पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, वो सारे जवाब दे रहे होते हैं इंटरनेट के हवाले से। देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। वहां पर जब हम मिनिस्टर को बैठा देखते हैं तो वो फरमाती है कि जी वो पीटीए का जवाब देंगे। भाई आप वफाकी मिनिस्टर हैं, आईटी इतना इंपॉर्टेंट शोबा है, जवाब देने को तैयार नहीं। कौमी असेंबली पे एक तमाशा मचा हुआ था जब हमने सवाल किया उसके ऊपर, और वो जवाब देने वाले जो एक पार्लिमानी सेक्रेटरी है, वो अपने एक इंटरव्यू में फरमाते हैं, शायद आपकी नजर से भी गुजरा होगा, वो कहते हैं जी इंटरनेट की स्पीड इसलिए स्लो है, उन्होंने रोड से मिला दिया, उसको कंपेयर कर दिया कि जब रोड के ऊपर गाड़ियां ज्यादा आती हैं, ट्रैफिक ज्यादा होती है, तो स्पीड स्लो हो जाती है। इसी तरह इंटरनेट की स्पीड भी है। आपने मजाक बना दिया इंटरनेट को। इंटरनेट आज पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया अपनी तकरीर में कि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन है, और इस दुनिया में, इस दौर में, इस सदी में आईटी भी पाकिस्तान की मईशत में वही अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन हम वो किरदार नहीं अदा कर पा रहे क्योंकि हमारे पास आईटी का निजाम ही कोई नहीं है। आप जब देखें वफाकी हुकूमत ऐड दे रही है, फलाना सेमिनार हो रहा है, फलाना इवेंट हो रहा है। अरे भाई आप निकलें ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स से, आप निकलें ड्राइंग रूम से और देखें कि पाकिस्तान की आवाम को इंटरनेट नहीं मिल रहा। ये आज आपसे सवाल सिर्फ तुलबा नहीं कर रहे, सिर्फ कारोबारी लोग नहीं कर रहे, आपसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी भी कर रहे हैं। और उनका यह मानना है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए क्लाइमेट चेंज की हकीकत को समझते हुए, महसूस करते हुए, क्लीन एनवायरनमेंट को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर ऐड कराने का प्रपोजल दिया और 26वीं आईनी तरमीम में यह मुमकिन हो सका। इसी तरीके से एक्सेस टू इंटरनेट भी अब एक फंडामेंटल राइट बनता जा रहा है। पहले लोग मजाक उड़ाते थे, हम कहते थे जी बिजली भी फंडामेंटल राइट है, गैस भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन अब वो है, अब बिजली है राइट लोगों का। और आज की जो जनरेशन है, जो बिलावल साहब की जनरेशन है, उनके लिए इंटरनेट एक बहुत अहम राइट है। और यही वो तुलबा से कह रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाकर उनसे सजेशंस इनवाइट कर रहे हैं कि हम एक बिल ऑफ राइट्स बनाएं, डिजिटल राइट्स। हम वो डिजिटल राइट्स हुकूमत से मांगे कि जी हमारे राइट्स हमें दो, सिर्फ हमें ये ना बताओ कि करना क्या है, करना क्या चाहिए हमसे पूछो। बिलावल साहब से वफाकी हुकूमत ने इस मौजू पे बात ही नहीं की। जब उनकी जमात के लोग कौमी असेंबली में सवाल करते हैं तो जवाब नहीं मिलता। बट होता यह कि वो एक बॉल कहता है मैं नहीं कैच कर रहा, दूसरे के कोर्ट में डाल दो, वो कहता है नहीं फलाने के कोर्ट में डाल दो। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जब जवाब देने पे ये आते हैं तो इनके पास है ही कोई नहीं। मैं वजीर आजम साहब से कहूंगी कि इस बात का नोटिस लें, सिर्फ अपनी मिनिस्टर्स की ब्रीफिंग पे ना चलें, पाकिस्तान के हालात देखें, इंटरनेट के हालात देखें, ज़राअत के हालात देखें, मसाइल को समझें। ये सिर्फ आपके चंद वुज़रा जो आपको गलत ब्रीफिंग देते हैं उस पर ना यकीन करें। गैस के इशू पर आ जाएं। गैस के इशू को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली पर उठाया, मजाक बना के रख दिया एनर्जी मिनिस्टर ने गैस का। और इतनी बड़ी धांधली हो रही है। पहले जो आपकी लोकल ऑयल एंड गैस है, इंडिजिनस जिसको आप कहते हैं, पहले उसको कर्टेल करते हैं, तकरीबन 400 MMCFD ये कर्टेल किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने गुंजाइश पैदा की कि कतर का ले आए। फिर कतर की जो कीमत थी
वो कदरन कम थी तो किसी ने कहा जी अजरबैजान से ले लें, थोड़ा वहां पर ज्यादा हमारी गुंजाइश है कमाई की। तो जो 30 मिलियन का कार्गो था वो 50 मिलियन अजरबैजान। वो तो हमने कौमी असेंबली में शोर मचाया, कुछ समझ आई इनको कि अवाम के नुमाइंदे नहीं छोड़ेंगे इनको, तो फौरी तौर पर हमने सुना कि वो मामला रफा दफा हुआ और कर्टेलमेंट को भी बंद करने का ऐलान किया। अब वो अल्लाह करे कि हो जाए, फिर शोर मचाना पड़ेगा, अवाम की आवाज उठानी पड़ेगी। सर्दी के मौसम में गैस नहीं, और आगे से वजीर मौसूफ कहते, अच्छा वजीर मौसूफ अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, अपनी ही बात को। पहले कहते कि कर्टेलमेंट नहीं हो रही, फिर कहते हैं एलएनजी सरप्लस है। अब सरप्लस है तो आपने अजरबैजान का क्यों किया सारा ड्रामा? सवाल तो बनता है ना कि जब आपके पास एलएनजी है तो आप अजरबैजान पे क्यों जा रहे हैं? और अगर आप कर्टेलमेंट नहीं कर रहे तो फिर गैस क्यों नहीं मिल रही लोगों को? आप कर्टेलमेंट भी कर रहे हैं, आप सरप्लस रख के इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने वो महंगी गैस ली है। अब किस मुंह से आप देंगे उस सूबे को जो 70% गैस प्रोड्यूस करता है, सूबा सिंध? आर्टिकल 158 इन्होंने पढ़ा लेकिन इन्हें पसंद नहीं आता। भाई अगर आपको पसंद आए या ना आए, ये आईन का एक आर्टिकल है, इस पर अमल करना आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है। इसको आप बार बार वायलेट करते हैं, लेकिन हम नेशनल स्पिरिट में चुप रहते हैं। सिंध बलूचिस्तान से गैस निकलती है, खैबर पख्तूनख्वा से भी गैस निकलती है। मुझे अगले दिन किसी ने बताया कि वहां पे जो करक का इलाका है उसकी बहुत बुरी हालत है, बावजूद इसके कि वहां से इतनी गैस निकलती है, ऑयल एंड गैस, वहां पर एलपीजी है, लेकिन वहां की आवाम को नहीं कुछ मिल रहा। तो ये इश्यूज है लोगों के। और फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी वो किसी की बात नहीं सुनते, वो इस तरह बात कर। अच्छा, और एक और बात उन्होंने की बड़ी हैरत अंगेज कि मैं इस ऐवान में गलत जवाब दूं या सही जवाब दूं, और फिर वो हुज्जत करने लगे, मैं पहले गलत जवाब देता हूं फिर मैं सही जवाब। अरे भाई आपने पार्लियामेंट को मजाक बनाया हुआ है, कोई पूछने वाला लगता है इनको नहीं है। मैं तो फिर आप लोगों के तवज्जुह से वजीर आजम साहब को कहूंगी कि ये गैस का भी पूरा आप देखें, ये पूरा एक पूरा ड्रामा है, स्कैम है। इनके पास अफसर नहीं है लगाने को, जूनियर अफसरों को इन्होंने डीजीपीसी लगाया हुआ है। 19 ग्रेड के अफसर को 20 ग्रेड की पोजीशन, डीजीपीसी जो है इज राइट आफ्टर द सेक्रेटरी, जो एनर्जी का सेक्रेटरी है उसके राइट अंडर डीजीपीसी की पोस्ट है, ग्रेड 20 की पोस्ट है, वहां ग्रेड 19 का जूनियर ऑफिसर लगाया हुआ है। क्या ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट के पास, वजारत के पास लोग नहीं है? अब हम सवाल करेंगे भाई, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। और हमें यह भी इदराक है, हमें यह भी इदराक है कि आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ की हुई उस अंडरस्टैंडिंग पर कमिटेड फील नहीं कर रहे अपने आप को, लेकिन फिर भी हम ख्याल रखते हैं कि शायद पॉलिटिकल एंगेजमेंट और डायलॉग के नतीजे में कुछ हो सके। अब तक तो कुछ नहीं हुआ। बिलावल साहब ने फरमाया अपनी तकरीर में भी कि एक मुआहदा था ना, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पूरे मुल्क के अंदर एक जैसी तरक्की मुमकिन हो। वो कैसे होगी? जब आप यकतरफा फैसले नहीं करेंगे, जब आप इत्तफाक राय से फैसले करेंगे, जब आप मिलकर फैसले करेंगे, इज्तमाई फैसले करेंगे, आप हमें ऑन बोर्ड लेंगे। जब पीएसडीपी बनाएंगे तो बैठकर बनाएंगे, ताकि जिन इलाकों में आप काम करा रहे हैं और दूसरों में आप नहीं करा रहे, हम बताएंगे कहां एहसास महरूमी है, जहां हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, आप ले हमें ऑन बोर्ड। ये एग्रीमेंट था, हम पर एहसान नहीं कर रहे आपने हुकूमत में शराकत के वक्त इन चीजों को अग्री किया, और अब उस पर अमल ना करके उसके होने के बाद फिर से एक दिलासा देना कि नहीं अब आप प्रपोजल्स दे दें, अब बजट हो गया है, अब आप प्रपोजल्स दे दें, तब भी आप नहीं माने। अब हमारी कमिटीज मिल रही हैं, बैठ रही हैं, बात कर रही हैं, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्लियर है। हम अवाम के साथ खड़े हैं, अवाम के मसाइल के साथ खड़े हैं, अवाम के मसाइल का हल निकालने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वफाकी हुकूमत को हम बार बार ये याद दिलाएंगे कि आपके यकतरफा फैसले
कमजोर हैं, कमजोर होंगे और उन्हें अवाम कबूल नहीं करेगी और उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कबूल नहीं करेगी। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि फैसले इत्तफाक राय से हों। उन्होंने बिलावल साहब ने सदर आसिफ अली जरदारी साहब की सियासी बसीरत और उनकी रेकन्सिलिएशन पॉलिसी की भी तारीफ की और याद दिलाया सबको कि पीपल्स पार्टी को तो नंबर्स की भी जरूरत नहीं थी जब वो हुकूमत में थे, तब भी उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल साथी थे, जो स्टेक होल्डर्स थे, उनको ऑन बोर्ड लिया, उनको ऑन बोर्ड लेकर काम किया। और यही वजह है कि एक अरसे के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं कहूंगी कि 20-22 साल की जिद्दोजहद के बाद एनएफसी अवार्ड मिला हमें, नया एनएफसी अवार्ड जो मल्टीपल फैक्टर्स पर मबनी था। फिर हमें 18वीं आईनी तरमीम जो कि 1973 के आइन का एक अनफिनिश्ड बिजनेस था, वो मुकम्मल हो सका इत्तफाक राय से, इत्तफाक राय से, यकतरफा नहीं। बावजूद इसके कि हमें नंबर्स की जरूरत नहीं थी, हमने इत्तफाक राय को तरजीह दी। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरह अवामी इश्यूज को उठाएगी और आप इसी तरह इन इश्यूज को हमारी मदद कीजिए कि हम उजागर करें। जो लोग जिम्मेदारी की पोजीशन पे फाइज हैं वो अपनी जिम्मेदारी से ना भागें। और एक बहुत अहम बात मैं मुकम्मल करने से पहले कहूंगी, जो बिलावल साहब ने आजकल जो एक साजिश रची जा रही है बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ, उसका जिक्र किया उन्होंने। और उस जिक्र को करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की और हर किस्म की साजिश के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हम सबको ऐसी साजिशों के खिलाफ एक आवाज होना पड़ेगा। अपने तमाम तर सियासी इख्तलाफात भुलाकर एक कौम की हैसियत में हमें पाकिस्तान की दिफा के लिए यकजा होना पड़ेगा। ये बात बिलावल साहब ने की, उन्होंने जिक्र किया और बहुत ही मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो बात की वो बड़ी हसास और बड़ी अहम बात थी कि उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के न्यूक्लियर प्रोग्राम से, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उससे जो एक पस मंज़र बना दुनिया के अंदर और कैसे कैसे उस वक्त और उसके बाद और आज पाकिस्तान को के ऊपर मैली नज़र का जिक्र किया उन्होंने बताया कि आज भी अमेरिका के अंदर जो लोग शहीद मोहतरमा की मिसाइल टेक्नोलॉजी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं, सैंक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो किस तरह पाकिस्तान के एक कैदी की हामी है। पाकिस्तान के एक कैदी के जो उस कैदी के जो मैं कहूंगी कि हमनवा हैं, वो शादियाने बजाते हैं जब अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की मुदाखलत की करारदाद टेबल होती है, पास होती है। वो शादियाने बजाते हैं जब वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं जो इजराइल की ज़ायनिस्ट रिजीम के हामी हैं, जिन्होंने इजराइल को वेपनाइज करने के मुतअद्दिद बिल्स स्पॉन्सर किए और पास कराए। आप गूगल सर्च करें, सब मिल जाएगा आपको। आप नाम लगाएं इन लोगों के, आपको सब मिल जाएगा। जिस शख्स ने अब बयानबाजी शुरू की है वो सबसे बड़ा हामी है उस ज़ायनिस्ट रिजीम का और ही सपोर्टेड बाय दैट रिजीम। इस बात पे होती है कि वो लोग उस कैदी की भी सपोर्ट करते हैं। तो बिलावल साहब ने, मैं समझती हूं, जो बात की वो बहुत ही गौर तलब है जब उन्होंने कहा कि क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के न्यूक्लियर पावर पर उंगली उठाई, जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दिए गए मिसाइल प्रोग्राम पर उंगली उठाई, सैंक्शंस लगाए। क्या ये वही लोग नहीं हैं जो ज़ायनिस्ट रिजीम को सपोर्ट करते हैं, ज़ायनिस्ट रिजीम को मजीद हथियार देने के बिल पास कराते हैं? तो ये तो वही लोग हैं। फिर ये लोग क्यों इमरान नियाजी के हक में बात कर रहे हैं? ये गौर तलब बात है। और अगर वाकयतन इमरान नियाजी ये समझता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं अपनी तमाम उन हरकत को जो कर रहे हैं, तो इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन अभी तक मजम्मत नहीं आई, बल्कि शादियाने बजाए गए। तो हम क्या समझें? ये हकीकत है। ये दुनिया आज इंफॉर्मेशन के हवाले से बहुत
आगे जा चुकी है। ये और बात है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती, या होती है तो ऐसी होती है कि बंदा कहे कि यार छोड़ो इंटरनेट, बैठ के कोई किताब पढ़ लो। अच्छी भी बात है किताब पढ़ लो, हमें शायद वापस किताब की तरफ जाना होगा क्योंकि हालात ऐसे हैं। लेकिन ये हैरत अंगेज बात है कि वो ही लोग जो वो तमाम चीजें कर रहे हैं जो हमारा जहन कबूल नहीं करता, जो हमारे उसूल कबूल नहीं करते, हमारी सोच कबूल नहीं करती, वही लोग एक कैदी के पीछे बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, इजराइल के फेवर में बात कर रहे हैं, हमारी मिसाइल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के खिलाफ बात कर रहे हैं। मगर इस पे बिलावल साहब ने ये बात कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के लिए हम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। ना हमने पहले कभी पाकिस्तान के न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर आंच आने दी, और ना हम इंशाल्लाह आगे कभी ऐसा होने देंगे। और इसमें सदर आसिफ अली जरदारी साहब का भी बड़ा अहम रोल है जिसका उन्होंने जिक्र किया। इसमें पाकिस्तान की कौम का, पीपल्स पार्टी के कारकुनान का, हम सबका एक अहम रोल है। पाकिस्तान के ऊपर हम कोई सौदा नहीं होने देंगे। बिलावल साहब ने यह भी कहा कि जब जब जमहूरी लोगों को इक़्तिदार से दूर किया गया और जब जब पीपल्स पार्टी के लीडर्स को शहीद किया गया तो सोचा यही गया था कि इक़्तिदार के ऐवानों में कठपुतलियों को बिठाया जाएगा जो उसूल का सौदा करें, जो मंशूर का सौदा करें, जो पाकिस्तान का सौदा करें। लेकिन हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कठपुतलियों को पहले भी शिकस्त हुई है और कठपुतलियों को आगे भी शिकस्त होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पानी के इश्यूज की अगर हम बात करें और जो हुकूमत के साथ जो आपका मुआहदा है, आप वो मुआहदा आवाम के सामने क्यों नहीं लाते और पता चले कि ये क्या दूसरा पानी के मामले में और दीगर अगर ये मामला में हुकूमत आपकी नहीं मानती कि आप पीपल्स पार्टी नए इंतखाबात की तरफ कॉल देगी या सड़कों पर आएगी या हुकूमत का साथ छोड़ देगी, कोई ऐसा है आप लोग का फैसला? देखिए मामला तो संगीन है। वफाकी हुकूमत जो है वो काफी जो एक तो आपने कहा कि हमारे साथ जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी उसके हवाले से हमने बार बार जो है अपनी कंसर्न का इजहार किया है, तशवीश का इजहार किया है, और हम ये करते रहेंगे। आप लोगों को भी एतमाद में लेते रहेंगे इन मामलात के हवाले से, क्योंकि ये अवाम से जुड़े हुए मामलात हैं। अगर इनका हल नहीं होता तो फिर अवाम के पास ही जाएंगे, अवाम से ही पूछेंगे कि क्या किया जाए। आपने देखा कि हमारी सीसी मीटिंग होती है हमेशा गढ़ी खुदाबख्श में जब जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी होती है, और उसमें कई अहम फैसले किए जाते हैं। लेकिन इस मरतबा उसे पोस्टपोन किया गया क्योंकि अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कमिटीज़ हैं बनाई गई, तश्कील करदा, वो मिल रही हैं नून लीग के साथ और डायलॉग चल रहा है। तो इसमें कोई हतमी इस वक्त कोई ऐसी बात ही नहीं कि जो आके हम सीसी से बयान करें, उनके साथ कोई फैसला लिया जाए। तो वो मीटिंग भी पोस्टपोन हुई। अब सीसीआई को देख लें, 10 माह गुजर गए, 300 दिन से ज्यादा हो गया है। आप आइन उठा के देखें तो आज तक इन्होंने सीसीआई की मीटिंग कॉल नहीं की। सीसीआई की मीटिंग कॉल नहीं करते और गैस की प्राइसेस पे बात करते हैं, पानी की कनाल्स पे बात करते हैं। ये सारे मामलात सीसीआई के हैं। आप सीसीआई कॉल करें। इस तरह लोगों को सनसनीखेज बयानात देकर, उनको इस तरीके से थ्रेटन कर कर काम नहीं चलेगा। लोगों की हम आवाज हैं और हम अपनी आवाज लोगों के लिए बुलंद करते रहेंगे। आप कर ले, फिर उधर आप इधर से एक और, फिर आपकी तरफ आते। ये बताइएगा कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो ये समझती है कि वो 2/3 अक्सरियत हासिल की हुई है और वो जो मर्जी आए करे। आपको लगता है कि जो फैसले वफाकी हुकूमत कर रही है, वो पारा चनार का मसला हो, वो पानी की तकसीम का मामला हो या इंटरनेट की स्पीड का मामला हो, वो अकेले ही ये सारे फैसले कर रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट की कुछ हिमायत भी उन्हें हासिल है, इसलिए उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि एमपीएम हो या आप हो जो उनके इत्तेहादी हैं वो शिकायतें कर रहे हैं, उनकी शिकायतें बढ़ रही हैं, उन अजराब बढ़ रहा है हलीफों में, लेकिन वो मुतमईन होकर बैठे हैं कि ठीक है, जिस तरह खान साहब के दौर में एक हाथ लगता था और चीजें हो जाया करती थी, तो यहाँ पे भी हो जाएगी। देखिए मेरा ख्याल है कि मैं इसके लिए किसी भी इदारे को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, और उसकी वजह है
उसकी वजह यह है कि नून लीग का तर्ज हुक्मरानी यही रहा है। अगर आप माजी के औराक पलट के देखें तो नून लीग ने अपनी हुकूमत के वक्त काफ़ी तासुबाना पॉलिसीज़ जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया। ख़ास तौर पे जिस सूबे में उनके वोट नहीं थे उस सूबे के साथ उन्होंने भी ज्यादती की है। मैं ये भूल नहीं सकती कि उनके दौरे हुकूमत में सिंध को क्या मिला, कौन से मोटरवेज मिले भाई। ये जो एक हाईवे है उसको मोटरवे के नाम पर फीता काट कर चले गए। हालत आप देख लें, हाईवे से भी बदतरीन है। इसी हाईवे को बनाते हुए 100 से ज्यादा अमवात हो गई, एम्बुलेंसेस फंसी रहती थी, लोगों ने ट्रेनों में सफर करना शुरू कर दिया। ये नून लीग का दौर था। आज भी हाईवे की हालत देख लें। आज भी अगर आपको मैं दिखा दूं इसके अंदर, तो सिंध को सबसे कम जो है वो फंडिंग दी गई है फेडरल प्रोजेक्ट्स की। तो अब बात हम तो तासुब को नहीं कर रहे, लेकिन ये कि बताना तो जरूरी है ना। आप भी एक अवाम के लिए यहाँ बैठे हैं कि उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो हमारे साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है वो तासुबाना उसकी एक पूरी तारीख है। और यही वजह है कि बिलावल साहब को ये बात करनी पड़ी। वो कि वो चाहते नहीं है। उन्होंने काम किया है शहबाज शरीफ साहब के साथ एक 1.5 बरस, और अच्छा वक्त गुजरा है। और शायद इसीलिए क्योंकि दीगर जमातें साथ थी तो इतना ज्यादा यकतरफा नहीं था सब कुछ। लेकिन नून लीग ने यकतरफा सोच आज की नहीं है, पुरानी है। हम चाहते हैं कि अब चेंज हो चीजें, अब इस सदी में इस दौर में चेंज हो, बेहतरी की तरफ जाए। क्योंकि अब ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है इन चीजों का। एक टोला है जो इंतशार को फैला रहा है, नफरत को प्रमोट कर रहा है, लोगों को लड़ने पर मजबूर कर रहा है, भाई को भाई से लड़ा रहा है, माँ को बेटे से, बहन को भाई से लड़ा रहा है। तो एक तो वो है। अब हम उस सोच को रद्द कर रहे हैं, लेकिन जब हम उस सोच को रद्द करते हैं तो हम देखते हैं हमारे मसाइल हैं, इनको भी हल करना है। और इसके लिए हम कहते हैं पॉलिटिकली इंगेज करो। अगर हुकूमत अपने उन पॉलिटिकल एलाइज के साथ इंगेज करने से कासिर है जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी बात दुरुस्त है जो बिलावल साहब ने कही, तो 2/3 अक्सरियत तो नहीं है, बल्कि बड़ी कमजोर है ये हुकूमत। ये हुकूमत तो बनी ही ऐसे एलाइज की वजह से है जो तामीरी सोच रखते हैं। अगर उनको भी आप मायूस करेंगे तो उनके पास क्या रह जाएगा। मैं तो अभी कच्चा चट्टा खोल के बता सकती हूं, अगर आपको दे दूं एक कि सिंध को क्या मिला है। देखिए, बात हम करते नहीं। अब आपने सवाल किया है तो आपको बताना जरूरी है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि सिंध को इन्होंने जो स्कीम्स दी हैं वो 7 हैं, ठीक है ना जी, 77.2 बिलियन। पंजाब को स्कीम्स दी हैं 34, 693.8 बिलियन। कितना, अब आप लिख लें, कोई आपको समझ आ जाएगी कि मैं बलूचिस्तान को दी, बहुत अच्छी बात है, 21 स्कीमें वहां गई हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को दी हैं, 30 स्कीमें वहां गई हैं। अब आप देखें, सिंध सारे सूबों से सबसे छोटा है ना, 7 स्कीमें हैं सिंध के पास, 77 बिलियन। तो ये तासुब नहीं तो क्या है। और इसके लिए खुतूत लिखे जा रहे हैं हुकूमत सिंध की जानिब से। ये बैठे हैं मेरे साथ एमपीए, इनसे पूछें कि अगर आप सिंध को उनका शेयर, आप हम पे एहसान नहीं कर रहे। आइन में लिखा है कि पाकिस्तान में बराबरी की बुनियाद पर तरक्की होगी। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल और दीगर फोरम्स मिलते हैं, बैठते हैं, प्लानिंग कमीशन है। इसीलिए तो हमने कहा था कि आप हमें ऑन बोर्ड रखें जब बजट बनाएं। आप एनएफसी के शेयर हमें पूरे नहीं देते, आप हमें शेयर पूरा नहीं देते, हम पे तनकीद करते डेवलपमेंट पे। लेकिन हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हर सूबे से अच्छा काम किया है, बावजूद लिमिटेड रिसोर्सेज के। हमने आप पे तोहमत लगाने के लिए अपने काम को नहीं रोका। हमने कैसे भी करके मेहनत की है, रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक मिसाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। मतलब पूरे खित्ते में बिलावल साहब ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल सिंध हुकूमत ने मुतारिफ कराया है उसकी वाह हो रही है। तो हमने तो ऐसे काम किया है। लेकिन वफाकी हुकूमत जिस तरह से सलूक कर रही है, पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही है, ये चल नहीं सकता इस तरह। हमें भी हाईवेज, मोटरवेज चाहिए। क्या यहां की आवाम को नहीं चाहिए? समुंदर से लेकर, क्या हमें ये पूरा रोड नहीं चाहिए? क्या यहां के लोग कोई कम है? जिस तरीके से एक दफा कहा था किसी मुस्लिम लीग के लीडर ने वो इलेक्शन के बाद कि सिंध के लोगों ने जज्बात में वोट दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पड़ा ना। भी ऐसे तो नहीं वोट पड़ेगा ना, वोट पड़ेगा काम करने से। आप तो आज भी काम करने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं नून लीग को हमारी भी पोजीशन को समझना होगा।
सिंध के रोड्स की वो हालत, हाईवेज की, मोटरवेज की वो हालत नहीं है। अंदर तो बहुत रोड्स बन चुके हैं, ऐसे ऐसे रोड्स बने कि मुझे पंजाब से आने वाले लोग कहते हैं कि पंजाब का बुरा हाल है, अंदरून रोड नहीं है पंजाब में, ये ऊपर के हाईवेज और मोटरवेज दिखा के काम चला रहे हैं। तो हमने तो बहुत काम किया है, अब अपनी वाहवाह करना मुनासिब नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई कम से कम हमें को हम भी हकदार हैं मोटरवे के। सारा बिजनेस तो यहां बैठा है, आप उठा उठा के हेड ऑफिस यहां से ले जाते हैं। सिंध से कौन सी दुश्मनी है आपको? क्या हम देख नहीं रहे क्या हो रहा है? भाई आपका सवाल है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि एनर्जी का जो मिनिस्टर, एनर्जी के मिनिस्टर ने जवाब भी नहीं दिया और उन्होंने बाकायदा एक बड़ा ही एरोगेंट एटीट्यूड रखा है अपना। वो बहुत एरोगेंट एटीट्यूड से बात करते हैं। हम उनके मुलाजिम नहीं है भाई, हम अवाम के नुमाइंदे। हमें जवाब नहीं दोगे हम बार बार पूछेंगे। तो मैं आपके तवज्जुद से उस एनर्जी मिनिस्टर को भी बताना चाहती हूँ कि हमें अपने आइन का भी पता है और अपने हुकूक का भी पता है। हमें पता है हम कितनी ऑयल एंड गैस दे रहे हैं। अगर हम चीखते चिल्लाते नहीं है, इंतशार में यकीन नहीं रखते, नफरत में यकीन नहीं रखते, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। सिंध का अवाम हो, बलूचिस्तान का अवाम हो, इवन केपी में भी अगर आप ऑयल एंड गैस और एलपीजी नहीं दे रहे उस हिसाब से, तो अवाम कमजोर नहीं। आपने पूछा मुझसे चार्जशीट का, ये तो हमारे चेयरमैन ने भी सारी बातें की हैं। मैंने तो उन्हीं बातों पर ज्यादा तफसील से बयान किया क्योंकि जलसे में इतनी लंबी तकरीर नहीं थी, लेकिन जो जो मोटी बातें थी उनकी रोशनी में फिर मैंने आपको बताया कि क्या क्या मसाइल है। और हमारी मजबूरी पाकिस्तान का अमन, इस वक्त जो पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल है, दहशतगर्दी की सूरत हाल है, इंतहा पसंदी जिस तरीके से नुकसान दे रही है, पाराशदार के हालात देखें। हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान को कोई भी तकलीफ दें, पाकिस्तान के लोगों को किसी भी किस्म की तकलीफ में डालें, लेकिन अपना हक मांगते रहेंगे और इसी उम्मीद से मांगते रहेंगे कि जिस तरह पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल डायलॉग को तरजीह देती है, जो हुकूमत में बैठी जमात है वो भी पॉलिटिकल डायलॉग को तरजीह दे और वो भी समझे कि मिलकर काम करने में पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है। मैडम ये बताइएगा, 4 दिन से कराची बंद है, पारा इलाके के खिलाफ तमाम 13 जगहों पे जो है धरने लगे हुए, कराची का पूरा आवाम परेशान है, सिंध हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। क्या ये जब वो लोग कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेवार वफाकी और केपी की सूबाई हुकूमत है कि सिंध के साथ ये 4 दिन से कोई आपका नुमाइंदा नहीं आया? बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। आप बात दुरुस्त फरमा रहे हैं। पारा चिनार में जो कुछ हुआ उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और उस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और आज भी जो पारा चिनार की सूरत हाल है, जहां पर दवाएं नहीं पहुंच रही हैं, जहां पर मेडिकल असिस्टेंस के लिए लोग तरस रहे हैं, और वहां की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो इंतशार और नफरत और मार धाड़ में लगी हुई है। उनके वजीर आला को देखकर हमें WWE हो गया है, WWE याद आता है, लेकिन हमें कोई सियासी बंदा नहीं नजर आता। तो अगर इस तरह के ऑप्टिक्स में पीटीआई यकीन रखती है तो फिर ये उन्हीं को मुबारक हो, क्योंकि इस वक्त तो वजीर आला को बड़ा अहम रोल अदा करने की जरूरत थी। जो पारा चिनार में हुआ है, खास तौर पे अफसोसनाक दर्दनाक मनाजिर वाकयात जो हम सब तक भी जिसकी खबरें पहुंच रही हैं। और उसके बाद वफाकी हुकूमत, आपने दुरुस्त फरमाया कि वफाकी हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी बनती है। हमने बतौर एक जमात जो रोल अदा करना था वो किया है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब हैं, उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन्होंने सिक्योरिटी को बुनियादी इशू रखा उसके अंदर। पारा चिनार भी जैसे जो भी वहाँ पे मसाइल हैं दहशतगर्दी के या इंतहा पसंदी के, उस पर बात हुई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ पर जो हुकूमत में जमात है PTI, वो उसमें शामिल नहीं हुई। 16 से 17 जमातें आई उनकी। और ये भी अफसोस की बात है कि वहाँ के जो IG हैं और जो वहाँ के गालबन चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कि वफाक के नुमाइंदे हैं, वो भी उस APC में नहीं आए क्योंकि उन्हें भी किसी गुंडागर्दी का खतरा होगा। तो देखिए ना, अगर आप बदमाशी से काम करेंगे तो फिर आपके सूबे में इसी तरह के गॉड फॉरबिड हालात होंगे। लेकिन अगर आप अमन का पैगाम लेकर जाएंगे, आपकी कॉन्डक्ट में अमन होगा, पीस होगा, तो आप पीस दे सकेंगे लोगों को। लेकिन इस वक्त आप खुद लड़ाई पर आमादा कर रहे हैं। खुद चीफ मिनिस्टर जो है गाड़ियों के शीशे तोड़ते नजर आते हैं, अबे और ओए करते नजर आते हैं। तो हम क्या उम्मीद रखें? हमें दुख के अलावा आप क्या कर सकते हैं? लेकिन देखिए, कोशिश
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का हालांकि ये रोल नहीं है, लेकिन उन्होंने ये रोल अदा किया। उन्होंने थोड़ा सा एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट करके उन्होंने तमाम तजावीज़ जो है वो इकट्ठी की और तजावीज़ जो उन्होंने वफाकी हुकूमत को पहुंचाई, उनको खतूत लिखे। अब वफाकी हुकूमत का काम है, अब सिंध की आवाम जो है, हालांकि पाराशनार के लोगों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या इसके बदले सिंध की आवाम को तकलीफ देनी चाहिए? क्या इसके बदले सिंध के मासूम बच्चों को अजियत देनी चाहिए? या सिंध के अंदर जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं उनकी फ्लाइटें मिस हो जाएं, कारोबार कर रहे हैं, उनको तकलीफ हो? ये तो फिर इसमें तो मैं समझती हूँ कि कोई सियासी रंग डालने की कोशिश कर रहा है और ये नाइंसाफी है। इसको इंसानी तौर से देखें कि पाराशनार में होने वाली तकलीफ से सिंध के लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। वहां पर जोर डालें, जाकर खैबर पख्तूनख्वा में करें शोर, वहां पर बिल्कुल करें। उनके मैं कहती हूं वजीर आला हाउस के बाहर जाके बैठे, यहां पे भी तो आके बैठते ना वजीर आला हाउस के बाहर, वजीर आला हाउस के बाहर जाके बैठे। अब तकाजा करें वफाकी हुकूमत से कि आप क्यों नहीं पाराशनार के मसले पर गौर करें? क्यों सिंध की सड़कें बंद हो? क्यों सिंध के लोग ख्वार हो? क्यों सिंध के लोगों को तकलीफ हो? और सिंध हुकूमत देखें, आपको पता है कि आखिर वक्त तक यही कोशिश करते हैं कि हम कोई भी कॉन्फ्रंटेशन ना हो। जब जब कॉन्फ्रंटेशन होती है, गलती भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे की होती है, तो माफी सिंध हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव तक मांग रहे होते हैं। तो ये पोस्चर हमारा है। तो ये तो खैबर पख्तूनख्वा और वफाक को सोचना चाहिए कि पाराशनार की आवाम को क्यों बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, क्यों लावारिस छोड़ा हुआ है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? जी, आपने केनास की बात की, तो केनास को कॉर्पोरेट फार्मिंग क्यों बनाया जा रहा है? केनास के खिलाफ आप बात करें तो कॉर्पोरेट अली भुट्टो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर रहे हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनाने जा रहे हैं। इन तमाम तर मुखालफत के बावजूद शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जो बिलावल साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि उन्होंने फिर वो वेपन तैयार किया जिसकी टेक्नोलॉजी शहीद भुट्टो ने हमें दी। और यही बातें बुरी लगी लोगों को, यही तकलीफ दुनिया में उन लोगों को हुई जो पाकिस्तान को ताकतवर नहीं देखना चाहते थे एटमी एतबार से। और यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर इन तमाम जो ग्राउंड रियलिटीज है उनके बावजूद भी ताकतवर मुल्क है, तो वो शहीद भुट्टो के दिए गए न्यूक्लियर प्रोग्राम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दी गई मिसाइल टेक्नोलॉजी की वजह से है। ये कहना गलत नहीं होगा। तो आप लोगों के साथ और आपके जरिए ये बात कहना और ये बात दोहराना जरूरी है, जिन लोगों की खिदमात इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए रही, उनको हम हमेशा खिराज तहसीन पेश करते रहेंगे। और आज के दौर में वक्त की जरूरत है कि मुल्क में अवाम के मसाइल को दूर किया जाए। ऐसे फैसले मुसल्लत करना किसी के हक में नहीं जिससे अवाम खुश ना हो, जिससे किसान खुश ना हो, जिससे मजदूर खुश ना हो। ये 6 कनालें हमारे किसी के घर से नहीं जा रही, हमारे सिंधु दरिया से लेने की बात हो रही है। कहां है पानी जो लिया जाएगा? जब पहले ही हम पानी की किल्लत को रोते हैं तो कहां से पानी आएगा? हमें हरगिज ये एतराज नहीं है कि कोई और मंसूबा ना बने या कहीं और पानी ना पहुंचाया जाए। हमें तशवीश है तो इस बात की कि पानी है कहां? पानी है कहां सिस्टम में जो आप 6 कनाल निकालेंगे? हम तो कह रहे हैं, हमारे पार्टी के चेयरमैन तो कह रहे हैं कि जितना पानी अवेलेबल है उसको जहानत से इस्तेमाल करें, स्मार्ट इरिगेशन करें, स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, अपनी यील्ड को बढ़ाएं, बेहतर सीड्स लेकर आएं। सीड्स पर तो कोई बात ही नहीं करने को तैयार। ये इतना बड़ी मिनिस्ट्री नेशनल लेवल पे जो काम कर रही है फूड सिक्योरिटी के नाम पर, उनसे कोई सवाल करे तो हमें जवाब नहीं मिलता कौमी असेंबली के फ्लोर पर। और यही बिलावल साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत का रवैया ठीक नहीं है। वफाकी हुकूमत चाहती है
कि हम उनका कोरम पूरा करें कौमी असेंबली में। वफाकी हुकूमत चाहती है कि हम उनके बिल्स को आंख बंद कर मंजूर करें। लेकिन जब हमसे मुतालबा करते हैं कि भाई हमसे किया गया एक मुआहदा, एक अंडरस्टैंडिंग जो हुकूमत की तश्कील के वक्त आपने की, उसे आप क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते, उसकी क्यों नहीं आप उसका एहतराम करते। हमने तो शुरू में ही कहा जी नंबर्स हमारे पास नहीं हुकूमत बनाने के, लेकिन जो अवाम के मसाइल हल करें, जो अवाम को डिलीवर करना चाहे और हुकूमत बनाना चाहे, हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार। हम तनकीद की सोच से नहीं जाते कौमी असेंबली, हम तामीर की सोच से बैठते हैं कौमी असेंबली में। लेकिन अगर कोई ये समझे कि ये पीपल्स पार्टी की कमजोरी है तो ये उसकी भूल है। हमारे चेयरमैन ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया, उनको बात घुमाकर करनी नहीं आती। वो नौजवान लीडर है, वो आए बाएं शाएं की पॉलिटिक्स नहीं करते, वो बात करते हैं सीधी, वो बात करते हैं खरी। अब ये खरी बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के हर तबके की नुमाइंदगी करनी है, खास तौर पर नौजवान तबके की, जो 65 से 60% पर मुश्तमिल है, जो आज इंटरनेट को तरस रहा है, जो आज इंटरनेट की स्पीड की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। आज की जेनरेशन और इसके बाद की जेनरेशन, अल्फा जेनरेशन, वो बच्चे तो कंप्यूटर पर ही सारा काम करते हैं। उनकी रिसर्च का दारोमदार कंप्यूटर है, इंटरनेट है। और वफाकी हुकूमत हमें लेक्चर देती है, बहाने बनाती है, हमसे गलत बयानी करती है। इंटरनेट की स्पीड स्लो है, मानने को तैयार नहीं है। व्हाट्सएप के अंदर ना कोई तस्वीर भेज सकते हैं, ना कोई अटैचमेंट भेज सकते हैं, ना ईमेल चलता है। लोगों का कारोबार जो इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हैं वो ठप हो चुका है। हम ई कॉमर्स का नारा कैसे लगा सकते हैं जब डिजिटाइजेशन का ये हाल है मुल्क के अंदर। हम डिजिटल नेशन की बात कैसे कर सकते हैं इस मुल्क को बनाने की जब इंटरनेट का ये हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बिलावल साहब से उस वक्त तो मशवरा किया जाता है जब 26वीं आईनी तरमीम करने में हुकूमत ढीली पड़ जाती है, जब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने में वो कामयाब नहीं होते, तब तो बिलावल साहब से कांटेक्ट किया जाता है। और फिर बिलावल साहब ने 2 माह जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम को इंश्योर कराने में, उसकी पैसेज को इंश्योर कराने में मेहनत की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। दिन देखा ना रात देखी, कभी एक पैर उनका इस्लामाबाद तो एक हैदराबाद के जलसे में आपने देखा। एक ही दिन में बिलावल साहब ने अनथक मेहनत की इस 26वीं आईनी तरमीम के लिए। जब हुकूमत ने उनको इनवाइट किया, हालांकि पहले करना चाहिए था, उनको ऑन बोर्ड पहले लेना चाहिए था, लेकिन बिलावल साहब की कमिटमेंट अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से थी, अपने मंशूर से थी, और उन्होंने उस पर पूरा अमल करके दिखाया। लेकिन इंटरनेट के ऊपर पीपल्स पार्टी को कभी कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। कतगने लगाते वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ऐसे बिल्स लाते वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, पाबंदियां लगाते वक्त ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तो लाजिम है, अगर लोगों को दुश्वारी होगी, परेशानी होगी, तो पीपल्स पार्टी बतौर एक जमहूरी सियासी जमात के वफाकी हुकूमत से पूछेगी कि आप क्यों कतगने लगा रहे हैं। हम मानते हैं सिक्योरिटी इश्यूज है, हम इससे हमारी कोई दो राय नहीं है, आपके चैलेंजेस हम समझते हैं, लेकिन पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा करें। आप अगर ये पूरा निजाम बिठा देंगे तो जिन लोगों का कसूर नहीं है, जो लोग जो कहते हैं ना 3 में न 13 में, उनके साथ क्यों ज्यादती हो रही है। कारोबारी लोगों का क्या कसूर है, जो ई कॉमर्स में डील करते हैं उनका क्या कसूर है। जो बतौर पाकिस्तान के वजीर खारजा और पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम उम्र वजीर खारजा की हैसियत में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर रख दिया अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से। हालांकि वो हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत का एक हिस्सा थे, काबीना में एक उनकी शराकत थी,
लेकिन बड़ा लीड रोल उन्होंने प्ले किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इमेज के लिए, पाकिस्तान की उस इमेज के लिए जिसे एक नाअहल हुकूमत ने नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को तकरीबन आइसोलेशन का सामना था जब बिलावल साहब फॉरेन ऑफिस की जो फराइज थे उन्हें उनके सुपुर्द हुए। और बड़ी कोशिश से, बड़ी मेहनत से ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान एक बहुत बड़ी चैलेंज का सामना कर रहा था 2022 के फ्लड्स का, ऐन उस वक्त भी बिलावल साहब ने हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के बाहर जितनी भी ममालिक हैं, जितनी भी क़ुव्वतें हैं, उनको इंगेज किया, पाकिस्तान के लिए मदद भी लेकर आए, पाकिस्तान के अंदर यूएन के, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को मदऊ किया, उनको वो जो सैलाब ज़दा इलाके थे, जो सैलाब से मुतासिर लोग थे, उनसे मिलवाया और पाकिस्तान का एक जो इशू था, पाकिस्तान का जो केस था, वो पूरी दुनिया के सामने रखा। आप सारी हिस्ट्री से वाकिफ हैं। जो न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई जहां बिलावल साहब ने जिसे चेयर किया और उस मीटिंग के अंदर वो G77 प्लस चाइना जो एक मीटिंग के अंदर उन्होंने इंश्योर किया कि लॉस एंड डैमेज फंड का क़याम हो, जिसको फिर हमने देखा कि जो मिस्र में कॉप हुआ वहां पर उसको अमली जामा पहनाया गया। लेकिन इसके पीछे जो पूरी बैकडोर डिप्लोमेसी थी, जो पूरी बैकडोर कोशिश थी, वो मुतवातिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रही। तो एक मिसाल है कि किस तरीके से बिलावल साहब की जो कायदाना सलाहियतें हैं, जो उनकी सियासी बसीरत है, जो उनके अंदर एक विरसा है सियासत का और जो उन्होंने सीखा है अपने जो मेंटोर्स हैं सियासत में, उनकी वालदा हैं, उनके वालिद हैं, जो रेकन्सिलिएशन और डायलॉग का अमल है, उन्होंने अपने फॉरेन ऑफिस में भी उसको जारी रखा और जिससे कि पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ। आज के मामलात पर भी उन्हें तशवीश है। वो बेशक हुकूमत में है नहीं, हुकूमत में उनकी शराकत नहीं है, वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी नहीं है, बिलावल भुट्टो नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के मसाइल को लेकर परेशान जरूर हैं क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। और उन्होंने बरमला कहा, आपने सब ने सुना उस तकरीर में, उन्होंने कहा कि हम ना फॉर्म 47 वाले हैं और ना हम सिलेक्टेड हैं, हम अवाम के नुमाइंदे हैं। अवाम ने हम पर जिम्मेदारी रखी है अपने मसाइल के हल के हवाले से। अगर बिलावल साहब आज वफाकी हुकूमत को मैं नहीं कहूंगी कि वो आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन सवाल करते हैं, अगर वो आज वफाकी हुकूमत से सवाल करते हैं, अगर आज वफाकी हुकूमत के रवैये पर बात करते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें अवाम के मसाइल से गरज है। उनका वास्ता पाकिस्तान के वोटर्स से है, पाकिस्तान की अवाम से है, पीपल्स पार्टी के जालों से है। वो यही कह रहे थे जलसे में कि क्या कहें जाके अवाम से जब वो हमसे पूछते हैं कि मुआशी एतबार से नंबर्स तो अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका असर हम पर क्यों नहीं पड़ रहा। जब हमसे एग्रीकल्चर तबके से, ज़राअत के तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग पूछते हैं कि हमारे लिए वफाकी सतह पर पॉलिसीज क्यों नहीं बनाई जाती, हमारे लिए आसानियां क्यों नहीं पैदा की जा रही, क्यों 45% टैक्स की खबरें जो है वो हम सुन रहे हैं। क्या होगा हमारे साथ जब ज़राअत का ये हाल है और ऊपर से आप 45% हम पर टैक्स लगा रहे हैं। जब हमसे सिंध और बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स ये पूछते हैं कि दरियाए सिंध के पेट में से 6 कनाले कैसे निकालोगे, वो दरियाए सिंध जो इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान की जरूरत बड़ी मुश्किल से पूरी करता है। 1991 का वाटर अकॉर्ड क्यों नहीं सीरियसली लिया जाता। जब यह अकॉर्ड पास हो रहा था तो जो हुकूमत आज इक्तदार में है वफाक पर,
वही हुकूमत उस वक्त इक्तदार में थी। उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम थे। 91 अकॉर्ड पीपल्स पार्टी ने संगीन रिजर्वेशंस के बावजूद कबूल किया। वाटर एलोकेशंस उसमें जो भी लिखी थी उस पर हमारा संगीन एतराज था, क्योंकि उससे कबल जो एलोकेशंस का पैटर्न था उससे हटकर नया पैटर्न बनाया जा रहा था। एक दस्तावेज आया, फॉर्मल शक्ल में आया, हमने उसका एहतराम किया। हमने फिर उसे चैलेंज नहीं किया, हमने फिर उन एलोकेशंस पे बात नहीं की। जब जब 91 अकॉर्ड को मिसयूज किया गया, जब जब उस अकॉर्ड को चेंज करने की या उसमें मिनट्स तब्दील करने की, फ्रॉड करने की कोशिश की गई, हमने आवाज उठाई। जब ग्रेटर थल कनाल का ड्रामा रचाया गया, हमने आवाज उठाई। जब पीपल्स पार्टी को जो है वो 91 अकॉर्ड के ऊपर गलत हिस्ट्री देने की कोशिश की गई, हमने आवाज उठाई। यहां तक कि हमने 91 अकॉर्ड के वो मिनट्स भी मीडिया के साथ शेयर किए जहां पर ग्रेटर थल कनाल का जिक्र ही नहीं था। तो मैं कहने का मकसद यह है कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जाती है, मिनट्स को तब्दील करने की कोशिश की जाती है, सिर्फ इसलिए कि छोटे सूबों के पानी में से शेर काटा जाए। और ये ड्रामा पाकिस्तान के हक में नहीं है। बिलावल साहब ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि कोई भी मंसूबा, कोई भी प्रपोजल जो पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ होगा वो वफाक के हक में नहीं हो सकता। वफाक के इंटरेस्ट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है और उसका दिफा करना भी जानती है। यही वजह है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 90,000 से जायद कैदी दुश्मन की जेलों से रिहा करवाए। यही वजह है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी फौज पर आंच नहीं आने दी। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहे, लेकिन दिफा करने वाले ने दिफा की और नेशनल इंटरेस्ट में की, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में की। यही वजह है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बावजूद संगीन मुखालफत के, पूरी एक साजिश के बावजूद जो उनके खिलाफ रची गई पूरी दुनिया में, खास तौर पे जिनकी आंखों में यह बात खुटक रही थी कि शहीद जुल्फिकार